कितनी बार ऐसा हुआ है कि सामने कोई ज़रूरी काम पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे तब तक टालते रहते हैं जब तक उसकी डेडलाइन बिल्कुल सर पर नहीं आती। और मज़े की बात यह है कि तब भी हमारा ध्यान उस काम में लगता नहीं। डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ बिखरे होते हैं। मसलन एक पत्रकार को अगर समय पर पूरी होने वाली एक रिपोर्ट लिखनी हो, वो बैठे मगर उसका ध्यान भटकता रहे। कभी लगता है कि शीशा आज कुछ ज़्यादा चमक रहा है, कभी बुक शेल्फ अचानक बहुत ज़्यादा सलीके से सजी हुई दिखने लगती है और काम वो अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इसी आदत को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, भागना, खुद से चोरी करना। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपकी समस्या है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये एक पेशे की नहीं पूरी इंसानियत की समस्या है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी प्रोक्रेस्टिनेशन ने फ्रांस के सबसे बड़े लेखक का करियर तबाह करने की कगार पर ला दिया। 1830 का साल था, पेरिस की गलियां जिंदा थी और पेरिस का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी था विक्टर ह्यूगो। हाँ, वही ले मिसराबल्स वाले यूगो, द हंटबैक ऑफ नोर्टे दाम वाले यूगो। लेकिन उस वक्त भी इम्तिहान वही था। वो एक सुपरस्टार थे। उनके नाटक हाउसफुल जाते थे, उनकी कविताएं बहसे कराती थी और उनका पब्लिशर उन पर इतना भरोसा करता था कि उसने एक भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया था। किताब का नाम था द हंटबैक ऑफ नोटे डैम। डेडलाइन थी फरवरी 1831। यूगो मुस्कुराए, उन्होंने सोचा काफी वक्त है। यहीं से कहानी बिगड़नी शुरू होती है। विक्टर ह्यूगो को पेरिस से इश्क था। उन्हें महफिलें पसंद थी, लंबी सैरें, दोस्त, शराब, बातें। हर बार जब वो लिखने बैठते उनके दिमाग में एक आवाज़ आती, बस एक गिलास और, आज नहीं कल लिखेंगे, जिंदगी भी तो जीनी है। और देखते देखते पूरा एक साल निकल गया। जब कैलेंडर दिसंबर 1830 दिखाने लगा, पन्ने खाली थे और पब्लिशर के खत कानूनी भाषा में बदल चुके थे। मुकदमे की धमकी, बेइज्जती का डर, नाकामी की आहट। अक्सर लोग यहाँ टूट जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन यूगो ने कुछ और किया। यूगो को एक बहुत गहरी बात समझ आ गई थी कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी विल पावर नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है उसकी चॉइस। जब तक आपके पास भागने का रास्ता है आप भागेंगे। तो उसने सोचा रास्ते ही बंद कर दिए जाए। उन्होंने अपने वैलेट को बुलवाया, कॉफी नहीं मांगी, कागज नहीं मांगा। उन्होंने अपनी अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा, सब ले जाओ, कोट, पैंट, शर्ट, जूते, सब कुछ। और सख्त हुक्म दिया, जब तक किताब पूरी ना हो कोई वापस नहीं आएगा। अब विक्टर ह्यूगो अपने ही घर में कैदी था। अगर वो बाहर निकलता सिर्फ एक ग्रे ऊनी शॉल में तो गिरफ्तारी तय थी। सर्दियों का वक्त था, पेरिस ठंडा था और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब करने को सिर्फ एक काम था, लिखना। और यही हुआ वो चमत्कार जिसे आज हम फ्लो स्टेट कहते हैं। दिन और रात का फर्क मिट गया। कलम चलती रही, किरदार पैदा होते रहे। क्वाजीमोडो, एमराल्डो, नोटे डैम की घंटियां, कहानी बहती चली गई। और जो किताब एक साल में नहीं लिखी गई थी वो डेडलाइन के हफ्तों पहले पूरी हो गई। जब द हंचबैक ऑफ नोटे डैम छपी तो सिर्फ एक उपन्यास नहीं छपा, वो एक तूफान की तरह मार्केट में आया। विक्टर ह्यूगो जीत गए। इसलिए नहीं कि उनकी विल पावर आपसे ज़्यादा थी या मुझसे ज़्यादा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि विल पावर कमज़ोर है। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें विल पावर की ज़रूरत ही ना हो। और यही कहानी है एक लेखक की, एक इंसान की और हम सब की। लेकिन ये तो विक्टर ह्यूगो की ज़िंदगी का एक बहुत छोटा पहलू है। आगे चलकर वो सत्ता से टकराते हैं, निर्वासन झेलते हैं, अपनी बेटी की मौत से टूटते हैं, भूत प्रेत से बातें करते हैं और फ्रांस की अंतरात्मा बन जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबर गांव। और आज हम बात कर रहे हैं न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे वर्ल्ड लिटरेचर के उस लेखक की जिसे लोग कहते हैं द ओशन मैन, विक्टर मारी ह्यूगो। एक ऐसा आदमी जिसकी कहानी उसकी कलम से नहीं उसकी पैदाइश से ही दंत कथा बन जाती है। ह्यूगो खुद को कहा करते थे कि उनका गर्भधान हुआ है एक पहाड़ की चोटी पर, इतनी ऊंचाई पर जहां जमीन खत्म होती है और आसमान शुरू होता है। शायद यही वजह भी थी कि बड़े होकर वो फ्रांस की साहित्यिक दुनिया में सिर्फ एक मौजूदगी बनकर नहीं रहे, बल्कि उस पर छाए रहे, एक विशाल काय साहित्यिक लेखक की तरह। उन्हें सिर्फ लेखक कहना गलत होगा, वो अपने दौर में एक घटना की तरह थे, एक चलती फिरती ताकत, जिनकी किताबों के आने पर लोग किलोमीटर लंबी लाइनें लगाते थे, नाम भर से थिएटर भर जाते थे, बहसें छिड़ जाती थी और कई बार तो दंगे तक हो जाते थे। उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, लेकिन यही नहीं रुके। उन्होंने चित्र बनाए हजारों की तादाद में। उन्होंने राजनीति में दखल दिया, उन्होंने सत्ता से सवाल पूछे और उन चीज़ों के खिलाफ खड़े हुए जिन पर सवाल उठाना उस दौर में जुर्म माना जाता था। वो कहते हैं, इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज। विक्टर मरी ह्यूगो का जन्म 26 फरवरी 1802 को हुआ।
फ्रांस के पूर्वी शहर बेसांसा में। ये वो दौर था जब फ्रांस नेपोलियन की जंगों से गुजर रहा था। उनके पिता थे जोसेफ लियोपोल्ड ह्यूगो, नेपोलियन की फौज में अफसर जो आगे चलकर जनरल बने। अनुशासन, फौज, सत्ता और आदेश, यही उनकी दुनिया थी। उनकी माँ थी सोफी त्रिबुशे, राजशाही समर्थक, नेपोलियन की कट्टर विरोधी, विचारों में मजबूत और अपने बेटे पर गहरी पकड़ रखने वाली। यानी विक्टर ह्यूगो का बचपन दो विपरीत ध्रुवों के बीच बीता। एक तरफ फौजी सत्ता, दूसरी तरफ राजनीतिक विरोध। पिता की पोस्टिंग की वजह से उनका बचपन एक जगह नहीं टिका। कभी पेरिस, कभी इटली, कभी स्पेन। उन्होंने बहुत कम उम्र में अलग अलग शहरें, भाषाएं और संस्कृति देख ली। ये घूमना सिर्फ सफर नहीं था, यह उनकी कल्पना का ईंधन बन गया। कई सालों बाद माता पिता अलग हो गए। ह्यूगो अपनी माँ के साथ पेरिस आ गए। यहाँ उनकी जिंदगी में ठहराव आना शुरू हुआ। पेरिस में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कॉपियों में कानून नहीं, कविताएं थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने तय कर लिया था कि वो लेखक बनेंगे, और साधारण नहीं, उनकी प्रतिभा जल्दी ही दिखने भी लगी। महज 15 साल की उम्र में फ्रांस की प्रतिष्ठित अकेडमिया फ्रांसेसी को उन्हें कविता के लिए सम्मान देना पड़ा। कुछ ही समय बाद उन्होंने उस समय की बहुत चर्चित राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता भी जीती। उस वक्त साफ हो गया था कि ये लड़का सिर्फ होनहार नहीं है, बल्कि असाधारण है। उनकी माँ ने उन्हें पूरा समर्थन दिया लिखने में। उन्होंने अपने भाइयों के साथ एक साहित्यिक पत्रिका शुरू की, ले कंजर्वेटर लिटरेरी। यही उन्होंने न सिर्फ कविताएं लिखी, बल्कि साहित्य पर सोचना भी शुरू किया, परंपरा को समझा और फिर उससे टकराने की तैयारी भी की, लेख लिखे। यही वो समय था जब विक्टर ह्यूगो धीरे धीरे रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़े। अब ये रोमांटिसिज्म क्या है? क्लासिकल साहित्य कहता था कि नियम जरूरी है, संयम जरूरी है, भावनाओं पर काबू जरूरी है। ह्यूगो और उनके जैसे युवा लेखक कह रहे थे कि ये जिंदगी नियमों से बड़ी है। दर्द, प्रेम, विद्रोह और अराजकता, सबको जगह मिलनी चाहिए। यहीं से फ्रांस में रोमांटिक आंदोलन ने जोर पकड़ा, जब फ्रांस का लिटरेचर धीरे धीरे रोमांटिसिज्म की ओर बढ़ा। और बहुत जल्द विक्टर ह्यूगो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बनकर सामने आए। 1819 में ह्यूगो अपनी बचपन की दोस्त एडेल फाउचर से चोरी छुपे सगाई में थे। उनकी माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी, इसलिए रिश्ता दबा रहा। 1821 में माँ की मौत के बाद गहरा सदमा ह्यूगो को लगा, लेकिन इसी ने उन्हें और मजबूत भी किया। 1822 में पिता की असहमति के बावजूद ह्यूगो ने अडेल फाउचर से शादी कर ली। उनके 5 बच्चे हुए। ह्यूगो अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी उतने ही बेबाक थे जितनी अपनी लिखाई में। वो अपनी शादी की रात 9 बार अपनी बीवी के साथ सेक्स करने का किस्सा सबको गर्व से सुनाया करते थे। उस वक्त ह्यूगो के आर्थिक हालात भले अच्छे ना हो, लेकिन लेखन कहीं नहीं रुका। 1822 में उनकी पहली कविता संग्रह आई, ओडेस एट पोसेस डाइवर्सिस। राजा लुइस 18 उनके लेखन से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हर साल 1000 फ्रांसिस की पेंशन देने लगे। अगले ही साल उनका पहला उपन्यास हैंग्स ऑफ आइसलैंड सामने आया। ह्यूगो की लिखने की आदतें भी कम दिलचस्प नहीं थी। वो बहुत सुबह उठते, कच्चे अंडे खाते, ठंडी कॉफी पीते और फिर आईने के सामने खड़े होकर घंटों निहारते रहते, बिना रुके, बिना बहाने। उनका मानना था कि सख्त नियम और अनुशासन रचनात्मक आज़ादी को, यानी क्रिएटिविटी को मजबूत करते हैं। उन्होंने अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को एक मजबूत कला बनाया, और शायद यही वजह थी कि वही इंसान आगे चलकर ऐसी महाकाव्यों की रचना करता है जो आज भी साहित्य की दुनिया में, फ्रेंच लिटरेचर में, वर्ल्ड लिटरेचर में चमकदार है, आज भी अपना जलवा बनाए हुए हैं। ह्यूगो का क्रैमवेल 1827 में आया। ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, बल्कि फ्रांस में रोमांटिसिज्म की दिशा बदलने वाला झंडा था। ह्यूगो तब सिर्फ 25 साल के थे और उनका प्रीफेस एक घोषणा की तरह बन गया। उन्होंने लिखा कि अब साहित्य सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाएगा, कुरूपता, अजीबता, अंधेरा भी उसमें होंगे। अच्छाई और बुराई, रोशनी और अंधेरा, सुंदर और असुंदर, जानवर और बुद्धि, सब एक साथ आएंगे। जैसे प्रकृति अपने तरीके से सब कुछ मिला देती है बिना गड़बड़ किए। यानी अब नाटक सिर्फ नियमों का पालन नहीं करेगा, उसमें जिंदगी के सारे रंग, सारी उलझने, हर भावना, खुशी, गम, प्यार, डर एक साथ दिखाई देंगे। ह्यूगो ने साहित्य को पूरी तरह आज़ाद, जिंदा दिल और इंसानियत से भरपूर बनाने का सपना देखा। और फिर 1830 में ह्यूगो ने हरनानी लिखा। यह नाटक इतना जुझारू और अलग था कि इसे देखते ही लोगों के बीच झगड़े शुरू हो गए। थिएटर में हंगामे, तालियां, ताने, झगड़े, सड़कों तक शोर फैल गया। कहते हैं कि जिस दिन इसका प्रीमियर था उस दिन शहर में दंगे हुए। ह्यूगो सिर्फ रोमांटिक आंदोलन का चेहरा नहीं बने, वो सामाजिक मुद्दों के जुनूनी वकील भी थे। उन्होंने सिर्फ सुंदर शब्द नहीं लिखे, उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जहां बहुत लेखक बस आदर्शवादी कहानियां सुनाते थे, वहां ह्यूगो ने जिंदगी के कठोर सच को सामने रखा। उन्होंने अपने कलम से लिखा कि मृत्युदंड कितना बेरहम और अमानवीय है, उस वक्त जब मृत्युदंड एक आम प्रैक्टिस थी। उनकी किताब, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, इसी सोच का परिणाम थी।
जिसमें एक इंसान की आखिरी घड़ियां और मौत की सजा को देखकर यूगो ने खुलकर कहा था कि मौत की सजा को खत्म कर देना चाहिए। इस लेखन ने लोगों के दिलों में सवाल उगाए कि क्या समाज को किसी को भी मारने का अधिकार है। यूगो सिर्फ मौत की सजा का विरोध नहीं करते थे, बल्कि गुलामी के खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद करते थे। उस वक्त जब गुलामी एक बहुत आम प्रचलन होता था, उन्होंने अमेरिका में गुलामी व्यवस्था को एक बहुत खराब मिसाल बताया और लिखा कि अगर देश में आज़ादी का दावा है तो उसे पहले अपने अंदर की किसी भी प्रकार की गुलामी को खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलामी के खिलाफ विद्रोह एक पवित्र कर्तव्य है और उस स्वतंत्रता की याद दिलाने के लिए उन्होंने लोगों के लिए भी कला बनाई जो गुलामों की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1843 का साल यूगो के लिए दर्द का साल था। उनकी प्यारी बेटी लियोपोल्डीन अपने पति के साथ एक नाव की सवारी पर जा रही थी जब एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और दोनों डूब जाते हैं। यूगो ने जैसे ही ये खबर सुनी तो उनकी जिंदगी उनकी आंखों के सामने पलट कर रह गई। वो अपनी बेटी के लिए रोए, चीखे और अपनी कविता में उनका दर्द ढाला। उनकी कविताएं उस समय इतनी भावपूर्ण और टूटे हुए दिल की आवाज की थी कि हर शब्द माँ बाप का दर्द, एक पिता का टूटा हुआ हृदय महसूस किया जा सकता था। यह हादसा उनकी लेखनी का एक नया अध्याय बना, व्यक्तिगत दुख से समाज और जीवन की गहरी समझ तक का सफर। इसके बाद यूगो ने राजनीति में भी कदम बढ़ाया। 1845 में किंग लुई फिलिप ने उन्हें पियर ऑफ फ्रांस का दर्जा दिया। उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों, मृत्युदंड, प्रेस की स्वतंत्रता की कमी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। 1848 में फ्रांस में क्रांति होती है जिसमें वर्कर्स राजशाही को उखाड़कर फेंक देते हैं। हालात तेजी से बदल रहे थे। शुरुआत में विक्टर यूगो ने शाही परिवार की एक सदस्य डचेस ऑफ ऑर्लिन्स का साथ दिया, लेकिन बहुत जल्द उनका झुकाव गणराज्य की ओर हो गया। उन्हें लगा कि देश को राजा नहीं, जनता की आवाज चाहिए। यूगो फ्रांस की संसद पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने और वहां उन्होंने खुलकर बोला गरीबी के हक में, काम की गारंटी में और बराबर मताधिकार के लिए। उनकी राजनीति किताबों जैसी नहीं थी, जमीनी थी। शुरुआत में उन्होंने लुईस नेपोलियन को राष्ट्रपति के रूप में समर्थन दिया, लेकिन जैसे जैसे सत्ता सख्त होती गई, भाषणों पर रोक लगी और तानाशाही के लक्षण दिखने लगे, यूगो को समझ आ गया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिसंबर 1851 को लुई नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया और सेकेंड एम्पायर की घोषणा कर दी। यहीं से यूगो खुलकर सत्ता के सामने खड़े हो गए। उन्होंने भाषण दिए, विरोध किया, मजदूरों के बीच जाकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। हालात इतने खतरनाक हो गए कि उनकी जान को सीधा खतरा था। आखिरकार 11 दिसंबर 1851 को उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले ब्रसेल्स पहुंचे और यहीं से उनकी 19 साल लंबी निर्वासन की एग्जाइल की शुरुआत हुई। एग्जाइल में भी यूगो चुप नहीं बैठे। 1852 में उन्होंने एक तीखी किताब लिखी, नेपोलियन ले पेती। इसमें उन्होंने नेपोलियन थर्ड को सीधे सीधे तानाशाह, गद्दार और सत्ता का भूखा इंसान कहा। उन्होंने उसे एक बौना इंसान कहा। किताब ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दिया। इस किताब की वजह से उन्हें ब्रसेल से भी निकाल दिया गया। फिर वो पहुंचे जर्सी, जहां कई साल रहे। अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर। जब विक्टर यूगो को देश से निकाल दिया गया था तो फ्रांस के एक दूसरे छोटे से टापू पर रहने लगे। दिल पहले से ही टूटा हुआ था, बेटे की मौत का गम था और ऊपर से सत्ता से टकराव, अकेलापन था, खामोशी थी और उसी खामोशी में उनकी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। इस दौर में उन्होंने भूतों से बात करना शुरू किया। दोस्तों ने उन्हें एक नया रिचुअल सिखाया, 3 पैरों वाली एक मेज को थपथपाकर सवालों के जवाब लेना। शुरुआत एक खेल की तरह हुई, लेकिन जल्दी ही बात बहुत गहरी होती चली गई। रिचुअल करते वक्त विक्टर यूगो ने दावा किया कि उन्हें पहला संदेश उनकी मरी हुई बेटी की आत्मा से आया था। बातें इतनी निजी और भावुक थी कि कमरे में बैठे लोग रो पड़े। इसके बाद यूगो लगभग हर रात ऐसी बैठकों में शामिल होने लगी। मेज हिलती, थपथपाती और एक एक अक्षर बनता। उनका बेटा शब्द लिखता और कभी कभी एक पैराग्राफ बनाने में घंटों लग जाते। यूगो को लगने लगा कि वो सिर्फ आत्माओं से नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े नामों से भी बात कर सकते हैं। उनका दावा था कि इन बैठकों में जीसस, शेक्सपियर, सुकरात और प्लाटो जैसे फिलोसोफर्स से उनकी बात हुई। कभी कभी ये आवाज़ें जिंदगी, मौत, इंसान और समाज पर लंबी बातें करती थी। यूगो को पूरा यकीन था कि ये संदेश असली है। उन्हें लगता था कि एक दिन ये बातें दुनिया के लिए किसी न किसी नई किताब, किसी नई सच्चाई की तरह सामने आएंगी। इन अनुभवों का असर उनकी कविताओं पर भी पड़ा। वो खुद को इमॉर्टल मानने लगे, लेकिन हर कोई उनकी इस बात पर यकीन नहीं करता था। कुछ लोगों को लगता था कि आवाज़ें दरअसल यूगो की अपनी ही सोच थी, उनका दर्द और अकेलापन था। धीरे धीरे ये बैठकें कम होने लगी और एक वक्त के बाद पूरी तरह बंद हो गई। अब आते हैं विक्टर यूगो की सबसे अहम किताब ले मिसराबलेस पे। यूगो ने इस किताब को देश से दूर जर्सी और गंजी में निर्वासन के दौरान लिखा था।
सामने था नेपोलियन III का तानाशाही दौर, पीछे था अपना देश और बीच में था आम इंसान का दर्द। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, दमन, अन्याय और गरीबी के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। ह्यूगो ने इस किताब में सिर्फ किरदार नहीं गढ़े, उन्होंने पूरी मानवता की पीड़ा लिखी। उन्होंने इस किताब के बारे में खुद कहा था, एज लॉन्ग एज इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बुक्स ऑफ दिस काइंड कैन नॉट बी यूजलेस। और किताब में एक जगह उन्होंने साफ लिखा था, देयर इज ऑलवेज मोर मिजरी अमंग द लोअर क्लासेस देन देयर इज ह्यूमैनिटी इन द हायर। यानी जब तक दुनिया में अज्ञान और गरीबी मौजूद है, ऐसे ही किताबें कभी बेकार नहीं होती। और जब तक ताकतवर लोग इंसानियत दिखाने में नाकाम रहते हैं, तब तक कमजोरों की तकलीफें बढ़ती रहती हैं। ले मिसलाबे धीरे धीरे एक उपन्यास नहीं रहा, यह आंदोलनों की भाषा बन गया। प्रदर्शन करने वाले मजदूर, छात्र, सबको अपनी आवाज दिखी। बैरिकेड्स पर खड़े लोग इस किताब के शब्दों में अपना गुस्सा और उम्मीद दोनों पढ़ते थे। इस किताब की ताकत का अंदाजा इस मशहूर किस्से से मिलता है। 1862 में जब ह्यूगो छुट्टियों पर थे, उन्होंने पब्लिशर को सिर्फ एक टेलीग्राम किया, क्वेश्चन मार्क, मतलब किताब चल रही है या नहीं। इसका जवाब उन्हें पब्लिशर की तरफ से आया एक एक्सक्लेमेशन मार्क के रूप में, यानी किताब हाथों हाथ बिक चुकी थी। शायद इसे हम इतिहास में सबसे छोटी और असरदार बातचीतों में से एक गिन सकते हैं। ले मिसराबले सिर्फ पढ़ी नहीं गई, उसने लोगों को सोचना, सवाल करना और सड़कों पर उतरने की वजह दी। यही वजह है कि किताब आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका दर्द आज भी जिंदा है। विक्टर ह्यूगो की जिंदगी सिर्फ किताबों और राजनीति तक सीमित नहीं थी। उनकी एक और दुनिया थी, इच्छाओं और रिश्तों की दुनिया, जो 19वीं सदी के पेरिस में काफी चर्चा में रहती थी। ह्यूगो को अक्सर खुला जीवन जीने वाला इंसान माना जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के किस्से कभी छुपाए नहीं, बल्कि गर्व से सुनाए। जैसे कि हमने पहले बताया, वो अपनी शादी की रात का जिक्र करते थे और कहते थे कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ 9 बार सेक्स किया। उनके कई रिश्ते रहे, रंगमंच की अभिनेत्रियों से लेकर घर के आसपास के लोगों तक। ह्यूगो इन मुलाकातों को अपनी डायरी में दर्ज करते थे, वो भी एक खास कोड में, जैसे उनकी जिंदगी भी किसी उपन्यास से कम नहीं हो। शादी के बावजूद उनकी जिंदगी का लंबा रिश्ता जूलियट डोरेट के साथ रहा, लगभग 50 साल का। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उनकी सचिव व प्रेरणा भी बनी। दोनों के बीच 20,000 से ज्यादा खत लिखे गए और सारे पब्लिकली मौजूद है। ह्यूगो कई बार एक साथ कई रिश्तों में रहे, कुछ मामलों में तो विवाद भी हुआ, पुलिस तक बात पहुंची। यही वजह है कि उनका निजी जीवन उतना ही चर्चित रहा जितनी उनकी किताबें। वो कहते हैं कि नथिंग इज एज पावरफुल एज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। निर्वासन के बाद विक्टर ह्यूगो का लेखन और भी ताकतवर हो गया। इसी दौर में उन्होंने कई अहम किताबें लिखी। शेक्सपियर पर एक निबंध लिखा, कविताओं की किताबें और बड़े उपन्यास। समंदर, मजदूर, दर्द और इंसान सब उनकी रचनाओं का हिस्सा बने। एक उपन्यास उन्होंने उस टापू को भी समर्पित किया जहां उनका निर्वासन बीता था। ह्यूगो की राइटिंग की एक खास बात यह भी है कि उनकी भाषा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी, सुनी भी जाती थी। वो म्यूजिकल वे में अपना प्रोज लिखते थे। उनके शब्दों में लय होती थी, संगीत होता था। उनकी कविताओं और बैलेड जैसी शैली ने बाद में थिएटर और मशहूर सिंगिंग फॉर्म ओपेरा की दुनिया को भी प्रेरित किया। 1870 में सत्ता बदलती है, साम्राज्य गिरता है, युद्ध शुरू होता है और ह्यूगो आखिरकार पेरिस लौटते हैं। उनका स्वागत एक लेखक की तरह नहीं, बल्कि एक नायक की तरह होता है, एक सेलिब्रिटी की तरह होता है। शहर ने उन्हें बाहें फैलाकर अपनाया, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। पेरिस की घेराबंदी में उन्होंने भूख झेली, जानवरों तक को खाने पर मजबूर हुए। परिवार में दुख आया, बेटी की मौत आई, देश में बगावत और संघर्ष का दौर चला। ह्यूगो ने अपने पोते पोतियों की जिम्मेदारी भी उठाई। बुढ़ापे में भी उनकी कलम नहीं रुकी, उन्होंने राजनीति, परिवार और इंसानियत पर लिखा। दादा होने की खुशी पर किताब लिखी। उनके 79वें जन्मदिन पर पूरा पेरिस सड़कों पर उतर आया। लाखों लोग सिर्फ उन्हें देखने और धन्यवाद कहने के लिए आए। आखिरकार 22 मई 1885 को विक्टर ह्यूगो चल बसे। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द ये थे कि ये दिन और रात की लड़ाई है। उनका अंतिम संस्कार इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक शोक बन गया। 2 मिलियन से ज्यादा लोग सड़कों पर थे, पूरा पेरिस थम गया था। यहाँ तक कि शहर के रेड लाइट एरियाज भी उस दिन बंद हो गए थे। ह्यूगो को पैंथियन में दफन किया गया। उन्होंने चर्च की रस्मों से इनकार किया और अपनी वसीयत में गरीबों के लिए पैसा छोड़ा। वो अपनी जिंदगी जी कर गए। जैसे उनका कोट है, नथिंग इज एज पावरफुल एज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ह्यूगो अपने वक्त के सबसे प्रखर और मुखर आइडिया थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए शूट कर रहे थे सर्वेश। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।